तो एक बार फिर से वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पर, जो कि है इरोडोव का प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का चैप्टर 1 से क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन को इससे पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। ये पार्ट 2 है। इसमें हम इसी प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, एक दूसरा पर्सपेक्टिव से इस प्रॉब्लम को देखेंगे। देखिए, पिछले पिछले वीडियो में, जिसका कि लिंक आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट को ओपन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और वहाँ से आप इससे पहले वाला वीडियो देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। लेकिन हमने कैसे सॉल्व किया था? प्रोजेक्टाइल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, दैट मीन फंडामेंटल जो 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 इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल का, या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसे यूज़ करते हुए हमने इसे सॉल्व किया था। अब हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन होता है, प्रोजेक्टाइल का जो लोकस है उसका, या ट्रैजेक्टरी कह ले, उसका जो इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं कि एक गेंद है, इस गेंद को इस तरह से गिराया गया, गेंद h हाइट नीचे गिरा और एक इंक्लाइंड प्लेन से ये कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद ऑब्वियसली ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो शो करेगा, इस तरह से प्रोजेक्टाइल बन जाएगा ये। तो सवाल में ये पूछा गया, पहली बार जो ये यहाँ पर टकराया और दूसरी बार ये जहाँ पर टकराएगा, यहाँ ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस, दैट मीन हमसे जो पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेट अस से दैट डिस्टेंस इज d, वो डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं इमीडिएटली क्या करता हूँ, जो हमने इससे पहले डिराइव किया है, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिराइव किया है, पहला जो पार्ट है, दैट मीन यहाँ टकराते समय इसका क्या स्पीड होगा, टकराने के बाद ऑब्वियसली उसी स्पीड से ये रिबाउंड करेगा, उस स्पीड का कैलकुलेशन, और साथ ही साथ किस एंगल में ये टकराने के बाद किस एंगल में ये मूव करेगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा इस प्रोजेक्टाइल का, वो किस एंगल में होगा, ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इज़ द सेम। मैं क्वेश्चन को दूसरे पेज में ले जाता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन इज़ द सेम, तो उस पार्ट को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर देता हूँ। मैं सिर्फ ये लिख लेता हूँ कि जो जो यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल, यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल मोशन ये शो करेगा, यहाँ हमने कैलकुलेट किया था कि ये वाला जो एंगल होगा, दैट मीन प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा वो इसी का डबल एंगल होगा, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा होगा। और ये जिस स्पीड से मूव करेगा, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा, लेट अस से दैट इज़ v, ये भी हमने कैलकुलेट किया था कि दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h ये हाइट जो ये ऊपर से नीचे गिरा। इसे हम लोग फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब आते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो चीज़ देखिए। एक तो अगर हमें पता हो, एक प्रोजेक्टाइल है, अगर हमें पता हो कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता है इनिशियल वेलोसिटी का, तो हम उस प्रोजेक्टाइल का जो लोकस है या फिर जो ट्रैजेक्टरी है, ये जो ट्रैजेक्टरी है, इसे हम पता कर सकते हैं। हम अगर मान लेते हैं, हम अगर मान ले कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, वो पॉइंट अगर ओरिजिन हो, तो फिर हम इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला जानते हैं। उस फार्मूले पे आगे बात करेंगे। फिलहाल तो देखिए, अगर इसका इक्वेशन हमें पता हो, इस लोकस का या ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन हमें पता हो, और अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का, जो कि इंडिकेट कर रहा है इस इंक्लाइन प्लेन का टॉप सरफेस को जो इंडिकेट कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, उसका भी इक्वेशन हम बड़े आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमने मान लिया कि ये ओरिजिन है, तो फिर उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हुए हम ये पता कर सकते हैं कि वो दोनों कर्व्स, एक तो स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड लाइन,
वो दोनों कहाँ पर मीट करेगा, ऐसे ही तो हम पता करते हैं, दो स्ट्रेट लाइन कहाँ पर मीट करेगा, तो इसका इक्वेशन और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, तो हमें एक x वैल्यू और एक y वैल्यू मिलता है, वही उस पॉइंट का इंटरसेक्शन जो है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x वैल्यू और y वैल्यू होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है। तो ठीक उसी लॉजिक से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। एक बार मैं बेसिक चीज़ जो है, फंडामेंटल चीज़ जो है, वो एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे कि लेट अस से कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे। लेट अस से कि ये वो प्रोजेक्टाइल है, इसे हमने प्रोजेक्ट किया, जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी, लेट अस से दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी थीटा एंगल अगर बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल अगर बनाता है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी, लेट अस से इनिशियल वेलोसिटी अगर v होता है, तो फिर ये जो प्रोजेक्टाइल है, इसका जो ट्रैजेक्टरी है, इसके ट्रैजेक्टरी को हम एक इक्वेशन से इक्वेट कर सकते हैं, एंड प्रोवाइडेड दैट जहाँ से इसे फेंका गया, दैट इज द ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y और x को, यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स के लिए y और x को हम इंटररिलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में y इज इक्वल टू y, यानी कि हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, एंड y इज इक्वल टू x, यानी कि वहाँ पर x का, वहाँ पर उस पॉइंट का, जिस पॉइंट का y वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट का x वैल्यू इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, माइनस gx स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ u यानी कि यहाँ पर v, चलिए मैं u कर देता हूँ इसे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, चलिए मैं v ही लिख देता हूँ, यहीं पर v लिख देता हूँ। सो इनिशियल वेलोसिटी अगर v है, तो फिर v स्क्वायर्ड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी है, उस ट्रैजेक्टरी के हर पॉइंट के लिए x और y वैल्यू को यहाँ पर ये इंटररिलेट कर रहा है। अब अगर आप इसके इक्वेशन को देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जो इंक्लाइंड प्लेन का टॉप सरफेस है, उसे हम इस तरह से देखें तो वो हमें स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर आप इक्वेशन देखते हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा बनेगा, यहाँ पर आप देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। जो स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx, m इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, mx प्लस c। अगर ये ओरिजिन से पार होता है तो c बिकम्स 0। अब इसका जो इक्वेशन बनेगा वो होगा y इज इक्वल टू द स्लोप इंटू x। एंड स्लोप यहाँ से कैसे हम पता करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप देखें, इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। सो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होगा टेंजेंट ऑफ एन एंगल, और वो एंगल होता है, उस एंगल का कैलकुलेशन जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, जो थर्ड चैप्टर आई थिंक, वो जो ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा था कि एंगल का कैलकुलेशन उस तरह के सिचुएशन में इधर से होता है, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का कैलकुलेशन होता है। तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का कैलकुलेशन होता है। दैट मीन ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, इसका स्लोप हो जाएगा टेंजेंट ऑफ दिस एंगल।
टेंजेंट ऑफ दिस एंगल यानी कि टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा ये हो जाता है टेंजेंट ऑफ नेगेटिव टेंजेंट ऑफ अल्फा। सो दिस बिकम्स नेगेटिव टेंजेंट ऑफ अल्फा, यानी कि हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कह सकते हैं नेगेटिव टेंजेंट ऑफ अल्फा। यानी जो इन दोनों के बीच का इंटर रिलेशन होगा इस, या फिर कहें ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट के x वैल्यू और y वैल्यू के बीच जो इंटर रिलेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू नेगेटिव टेंजेंट ऑफ अल्फा इंटू एक्स। तो देखिए दोनों का इक्वेशन मिल गया, ये हो गया प्रोजेक्टाइल और ये हो गया ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके टॉप सरफेस के लिए ये इक्वेशन। इन दोनों को इक्वेट करें तो हमें वो पॉइंट्स मिलता है जहां पर कि ये दोनों ये स्ट्रेट लाइन और ये प्रोजेक्टाइल जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, कैसे अप्रोच करें? दोनों को इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। ऐसा कोई कठिन बात तो है नहीं, इक्वेट कर देना दोनों को। तो यहां पर y के जगह हम इस वैल्यू को रख देते हैं एंड दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। तो हमें इधर भी x मिलेगा, इधर भी x मिलेगा। और हमें देखे, गौर से देखे, यहाँ पर थीटा हमें नहीं पता है। जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया था, थीटा शुड बी द एंगल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, थीटा शुड बी द एंगल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। यहाँ पर तो एक एंगल हमें पता है व्हाट इज ट्वाइस ऑफ अल्फा, लेकिन वो एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है। यानी कि हमें एंगल पता कर लेना है, हमें एंगल पता कर लेना है, ये वाला एंगल। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लिया और हमें पता करना है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल ऑब्वियसली हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कैसे कि v का भी वैल्यू हमें पता है, तो फाइनली हम लोग v का वैल्यू पुट करेंगे। नाउ थीटा के जगह पे 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा, यहाँ भी 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा और यहाँ भी थीटा के जगह 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो y इज इक्वल टू दिस थिंग एंड y इज इक्वल टू दिस। तो हम तुरंत कहेंगे, पहले इस y के जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे, नेगेटिव टेंजेंट ऑफ अल्फा into x, that is equal to x into टेंजेंट ऑफ थीटा। अब आप गौर करें, थीटा के जगह 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा अगर दे देते हैं, टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा, तो ये बन जाता है को टेंजेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा की जगह को टेंजेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू x इंटू को टेंजेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस g इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई g इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2v स्क्वेयर कोसाइन स्क्वेयर अल्फा। अब यहाँ से देखें, कोसाइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा, सो कोसाइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा। दैट मीन इसे हम लोग थीटा को अगर अल्फा से सब्सटीट्यूट करना है तो कोसाइन स्क्वेयर्ड के जगह साइन स्क्वेयर्ड और 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा के जगह ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे? आप यहाँ से देखिए, टेंजेंट को हम लोग साइन कोसाइन में स्प्लिट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा,
यहाँ पर भी साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन मिलेगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा कोसाइन डिवाइडेड बाय साइन, एंगल ट्वाइस ऑफ अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर साइन रह जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग x का वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इक्वेशन दोनों तरफ देखें तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वेयर्ड है, तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड को। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर से एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब नेगेटिव टेंजेंट ऑफ अल्फा, तो नेगेटिव टेंजेंट ऑफ अल्फा को लिख सकते हैं नेगेटिव साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू को टेंजेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा, यानी कि कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा, जो कि हमें यहाँ पर भी दिखेगा, माइनस gx डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर। अच्छा, v स्क्वायर को यहीं पर सब्सटीट्यूट कर दे तो यहाँ पर h रह जाएगा, g को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो v स्क्वायर के जगह 2gh, v स्क्वायर के जगह 2gh, यानी कि 2 इंटू 2gh तो 4gh हो गया, ये v स्क्वायर हो गया, एंड साइन स्क्वायर्ड ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो यहाँ से g और g कैंसिल कर दे, ये g और ये g कैंसिल हो गया। हमें x पता करना है, ठीक है, ओके, ठीक, इसे हम इस साइड में ले जाए। अच्छा, कॉमन ले लेते हैं पहले, कॉमन हम लोग पहले ले लेते हैं साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा। इसे भी हमें एक्सपेंड करना है और इसे भी हमें एक्सपेंड करना है, और अल्टीमेटली यहाँ से हमें कुछ कैंसलेशन दिखेगा। सो हम अगर x इज इक्वल टू कहते हैं, इसे इस साइड में ले जाते हैं, चलिए एक ही बार में कर लेते हैं, x इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं। सो x के लिए हमें वैल्यू चाहिए, तो x डिवाइडेड बाई 4h साइन स्क्वायर्ड ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा, ओके, ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा भी है, स्क्वायर भी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन थोड़ा आसान है, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा होता है। और इसे हमने इस साइड में भेज दिया, इसे इस साइड में ले आएंगे, तो कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इसे हम स्प्लिट कर लेते हैं या एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर्ड अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इज 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट रह गया, और ये पार्ट इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। ओके, नाउ अगर हम इसे भी एक्सपैंड कर देते हैं तो कुछ कैंसलेशन हो सकता था। सो इसी जगह पे हम लोग इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। इसे भी अगर हम एक्सपैंड करते हैं, हमें पता है साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इज़ 2 इंटू साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा, सो इंटू 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा अगर हम लिखते हैं तो ये तो हो गया साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा, लेकिन उसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका जो स्क्वायर कर देंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करने से हमें 2 को 4 बनाना होगा पहले, दिस 2 विल बिकम 4, और ये साइन स्क्वायर्ड कोसाइन स्क्वायर्ड हो गया। तो फिर यहाँ से हम हटाते हैं, क्या हटाएंगे, हम यहाँ से हटाएंगे कोसाइन, एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कोसाइन चला गया, यहाँ से कोसाइन चला गया, और यहाँ से कोसाइन चला जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ऑफ अल्फ़ा, तो यहाँ पर भी साइन ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये चीज़ स्क्वायर हो गया। अब देखिए कोसाइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा, और यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है,
यहाँ से सीधे आप हटा दें, ये और ये स्क्वायर जो है ये चला गया। ओके, ठीक है। और अगर मैं इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर चला जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस 4 विल बिकम 2 और ये 2 चला जाएगा। 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन के दोनों तरफ, और यहाँ पर हमें 2 लिखना होगा। 2 से हमने इक्वेशन के दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं चीज़ को। तो x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इज 8h साइन अल्फा कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर्ड माइनस साइन स्क्वायर्ड प्लस 2 साइन स्क्वायर्ड। तो ये बन जाएगा कोसाइन स्क्वायर्ड अल्फा प्लस साइन स्क्वायर्ड अल्फा। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। यहाँ पर ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू आया 8h साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। आप इसे, अगर x का वैल्यू आपको पता करना होता इस पॉइंट का, तो आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, 4 इंटू h इंटू साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा। ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, लेकिन अल्टीमेटली हमें x नहीं चाहिए, हमें d का वैल्यू चाहिए। ओके, अगर d का वैल्यू चाहिए होगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये काम की चीज़ नहीं है, इसे हटा दें, इसे भी हटा दें फिलहाल। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि मैं सीधे एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब यहाँ से x का मतलब क्या है, यहाँ पर इस पॉइंट का x वैल्यू, हमें एक x वैल्यू मिला यहाँ पर, तो वो x वैल्यू इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा। x वैल्यू होगा इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। सो दिस इज x एंड ये एंगल अगर अल्फ़ा होगा तो ये एंगल अल्फ़ा होगा। अब इस x का वैल्यू हमें पता है, हमें d का वैल्यू पता करना है, तो हम इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, x और d को इंटर रिलेट करने के लिए कोसाइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में देखें, कोसाइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू x विच इज़ एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो x डिवाइडेड बाय d, एंड हमें d का वैल्यू चाहिए, सो d इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, x डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, d इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, x का वैल्यू लिख लेते हैं, x का वैल्यू 8h साइन अल्फ़ा इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, सो डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू 8h साइन ऑफ अल्फ़ा, 8h साइन ऑफ अल्फ़ा। और आप याद करें कि पिछले वीडियो में हम लोग इसी तरीके से, मतलब इसी प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व किया था, वहाँ पर हमें मिला था 8h साइन ऑफ अल्फ़ा। ऑब्वियसली आंसर तो यही है, हेंस यही हमें मिलेगा, चाहे तरीका हमारा कुछ भी हो। सो 8h साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को और भी अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप इस पूरे चीज़ को आप इस तरह से थोड़ा रोटेट कर दीजिए, ऐसे रोटेट कीजिए तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये हॉरिजॉन्टल बना दे, इस इंक्लाइंड प्लेन को आप हॉरिजॉन्टल बना दें, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आपको एक प्रोजेक्टाइल दिखेगा। हाँ, वो सिर्फ समझने के लिए है, वहाँ पर हॉरिजॉन्टली आपको एक प्रोजेक्टाइल दिखेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेकिन वहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आप इस सिचुएशन में अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखें तो वो ऐसे है। इसका 2 कंपोनेंट में हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्प्लिट कर लेंगे, एक तो अलोंग दिस लाइन और दूसरा अलोंग द परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन। अब उन दोनों
जो हम इसे रोटेट करके हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्टाइल बनाएंगे, तो वहाँ पर दो तरह का फोर्स काम करेगा या दो तरह का एक्सीलरेशन काम करेगा। एक तो नीचे की तरफ जो जी का एक कंपोनेंट होगा और दूसरा इस डायरेक्शन में जी का एक कंपोनेंट होगा। तो जब वहाँ पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल लगा सकते हैं, मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल इक्वेशंस। लेकिन वहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा नहीं होगा कि कोई फोर्स काम नहीं करेगा, बल्कि जी का एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो जो उस प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल जो मोशन है या फिर उस प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल लोकेशन है या वर्टिकल वेलोसिटी है, उसे तो कंप्यूट हम वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते आए हैं। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लोकेशन होगा प्रोजेक्टाइल का एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, जिसकी भी ज़रूरत हो, हॉरिजॉन्टल लोकेशन या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कंपोनेंट को कंसीडर करना होगा। हम ये नहीं मान सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बल्कि वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कंपोनेंट यानी कि वहाँ पर एक एक्सेलरेशन रहेगा। वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको इसके बाद वो वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा।